दक्षिण स्वर्ग की भूमि के दक्षिणी किनारे पर झाओ राज्य की सीमाओं के भीतर स्थित रिलायंस संप्रदाय कभी 4 महान संप्रदायों में प्रथम था। हालांकि यह दक्षिणी क्षेत्र में अभी भी प्रसिद्ध था, हाल के वर्षों में इसका पतन हुआ है और यह अपनी गौरवशाली स्थिति को बरकरार नहीं रख पाया है। आजकल झाओ राज्य के अन्य संप्रदायों की तुलना में इसे केवल निम्नतर ही माना जा सकता है। वास्तव में इसे हमेशा रिलायंस संप्रदाय नहीं कहा जाता था, लेकिन 1000 साल पहले एक साधक प्रकट हुआ जिसने दक्षिणी क्षेत्र में एक बड़ी हलचल मचा दी थी। उसने खुद को पैट्रियार्क रिलायंस कहा था और संप्रदाय को अपना नाम बदलने के लिए मजबूर किया था। उसने झाओ राज्य के अन्य सभी संप्रदायों को रौंद डाला था, उनके खजाने लूट लिए थे और कुछ समय तक बेजोड़ रहा था। लेकिन अब हालात अलग थे। पैट्रियार्क रिलायंस लगभग 400 वर्षों से गायब था। अगर किसी को पता न होता कि वह जिंदा है या मर गया तो संप्रदाय पहले ही किसी और संप्रदाय में समा गया होता। उसके सुनहरे दिन बीत चुके थे। झाओ राज्य में संसाधनों की कमी और बाकी 3 संप्रदायों के दबाव को देखते हुए अगर उन्हें नए लोगों को भर्ती करना होता तो उन्हें नौकरों के तौर पर काम करने के लिए लोगों का अपहरण करना पड़ता। उनके पास खुलेआम भर्ती करने के लिए अपने दरवाजे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। मेंग हाओ हरे वस्त्र पहने उस आदमी के पीछे पीछे पहाड़ की चोटियों के बीच से गुजरते छोटे छोटे रास्तों पर चल पड़ा। आसपास का माहौल बगीचे जैसा था। हर जगह अजीबोगरीब चट्टानें और अजीबोगरीब पेड़ थे। खूबसूरत नजारों के बीच जेड की छत वाली टाइलों से सजी हुई शानदार इमारतें बादलों और धुंध से ऊपर उठ रही थीं। मेंग हाओ लगातार आहें भर रहा था। दुख की बात है कि उसके बगल में बैठा मोटा किशोर पूरे समय रोता रहा, जिससे माहौल कुछ खराब हो गया। मैं थक गया, सचमुच थक गया। मैं घर जाना चाहता हूँ, मोटे किशोर ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। घर पर मंटों और मछलियां इंतजार कर रही हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। मैं परिवार की जमीन का वारिस बनना चाहता हूँ, एक अमीर बूढ़ा आदमी बनना चाहता हूँ और कुछ रखैले रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ नौकर बनकर नहीं रहना चाहता। वह मन ही मन आधा कप चाय पीने जितना बुदबुदाता रहा जब तक कि हरे वस्त्र वाला आदमी मुड़ा नहीं। अगर तूने एक भी और बकवास की, उसने ठंडे स्वर में कहा, तेरी जीभ काट दूंगा। मोटा किशोर अचानक जोर से कांप उठा। उसकी आंखें डर से चमक उठीं, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया। यह देखकर मेंग हाओ सोचने लगा कि यह स्थिति कितनी अच्छी हो सकती है या नहीं। लेकिन उसका व्यक्तित्व दृढ़ था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और चुप रहा। थोड़ी देर बाद जब वे पहाड़ की लगभग आधी ऊंचाई पर पहुंचे तो मेंग हाओ ने देखा कि घुमड़ते कोहरे से सपाट इमारतों की एक कतार उभर रही है। भांग के वस्त्र पहने 7-8 युवक इमारतों के बाहर बैठे थे। वे थके हुए लग रहे थे। जैसे ही मेंग हाओ और बाकी लोग पास आए, युवकों ने उन्हें देखा, लेकिन कोई अभिवादन नहीं किया। कुछ दूरी पर हल्के नीले रंग का वस्त्र पहने एक युवक एक चट्टान पर बैठा था। उसका चेहरा लंबा था, लगभग घोड़े जैसा, और उसका चोगा जाहिर तौर पर दूसरे युवकों के चोगे से ज्यादा महंगा और आकर्षक था। हालांकि उसका चेहरा ठंडा था, फिर भी जब हरे चोगे वाला आदमी मेंग हाओ को ले जाते हुए उसके पास पहुंचा तो युवक खड़ा हो गया और मुट्ठियां भींचकर उसका अभिवादन किया। नमस्कार बड़े भाई, ये 2 नए नौकर आए हैं, हरे चोगे वाले आदमी ने अधीरता से कहा। कृपया उनके रहने की व्यवस्था कीजिए। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया, मेंग हाओ और दूसरे युवक की तरफ देखे बिना। उसके जाने के बाद घोड़े जैसे चेहरे वाला युवक फिर से बैठ गया। अपनी टांगें क्रॉस करके मेंग हाओ और मोटे किशोर को ठंडी नजरों से देखने लगा। यह उत्तरी नौकरों का क्वार्टर है, उसने ठंडे भावशून्य स्वर में कहा। रिलायंस संप्रदाय आलसी लोगों का समर्थन नहीं करता। अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हें 30 साल काम करना होगा, जिसके बाद तुम जा सकते हो। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो इन सुनसान पहाड़ों में बहुत सारे जंगली जानवर हैं और तुम जरूर मर जाओगे। जाओ, अपनी वर्दी ले आओ। अब से तुम नश्वर संसार से अलग हो और एक नौकर के रूप में शांति से काम करोगे। मोटा किशोर और भी जोर से कांप उठा, उसका चेहरा निराशा से भर गया। मेंग हाओ शांत रहा। दरअसल उसकी आंखों में एक अवर्णनीय चमक थी। घोड़े जैसे चेहरे वाले आदमी ने गौर किया। वह कई सालों से इस पद पर था और उसने कई युवाओं को नौकर बनते देखा था, लेकिन मेंग हाओ जितना शांत व्यक्ति कभी नहीं देखा था। अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, उसने हल्के से कहा, तो तुम्हें पूरे 30 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने खाली समय में साधना का अभ्यास कर सकते हो।
अगर तुम ची संघनन के पहले स्तर तक पहुंच गए तो तुम्हें बाहरी संप्रदाय में पदोन्नत कर दिया जाएगा। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन हिलाई, जिससे मेंघाओ और मोटे किशोर के सामने दो भांग के वस्त्र प्रकट हो गए। प्रत्येक वस्त्र के सामने अंगूठे के आकार का एक लकड़ी का बिल्ला था, जिस पर सेवक लिखा था। वस्त्र के अलावा एक छोटी पुस्तिका भी थी, जिसके मुखपृष्ठ पर 3 अक्षर लिखे थे, ची संघनन नियमावली। जैसे ही मेंघाओ की नजर उन अक्षरों पर पड़ी, उसकी सांस फूलने लगी। उसने पुस्तिका को घूरा और याद आया कि कैसे ठंडे चेहरे वाली महिला के बारे में बात करते हुए हरे वस्त्रधारी आदमी ने ची संघनन के 7वें स्तर का जिक्र किया था। हम पहले स्तर पर पहुंचकर बाहरी संप्रदाय के अनुयायी बन सकते हैं, लेकिन वह महिला तो पहले ही 7वें स्तर पर पहुंच चुकी है। क्यों संघनन क्या है? शायद यही अमर बनने का तरीका है, जैसा कि कहानियों में बताया जाता है। अगर उसे अपने काम के बदले यही वेतन मिलता तो शायद वह पैसा न होता, लेकिन बाहरी दुनिया में उसकी कीमत सैकड़ों सोने के सिक्कों के बराबर होती। मेंघाओ का उत्साह बढ़ गया। उसने चोगा उठाया और उसमें बैज और पुस्तिका लपेट दी। पूर्व 7वें घर में तुम रहोगे। कल से तुम्हारा काम लकड़ी काटना है। हर दिन 10-10 लकड़ियां। जब तक तुम लकड़ी काटना पूरा नहीं कर लेते, तुम्हें कुछ खाने की इजाजत नहीं है। उसने आंखें बंद कर लीं। गहरी सांस लेते हुए मेंघाओ ने उस युवक की नकल की और मुट्ठियां बांधकर अभिवादन किया, फिर घर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे मोटा किशोर भी था। वह इमारत एक सिहैवान आंगन वाली बस्ती लग रही थी, जिसका कई बार विस्तार किया गया था। संकेतों का अनुसरण करते हुए उन्होंने 7वें घर को ढूंढ लिया, फिर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरा बड़ा नहीं था। उसमें एक मेज और 2 छोटे पलंग थे, और हालांकि साधारण था, फिर भी काफी साफ सुथरा था। मोटा किशोर एक पलंग पर बैठ गया, फिर खुद को और रोक न पाने के कारण रोने लगा। वह लगभग 12 से 13 साल का था और वह जोर जोर से रोया। उसकी आवाज बाहर तक गूंज उठी। मेरे पिता एक स्वामी हैं और मुझे भी स्वामी होना चाहिए। मुझे नौकर नहीं होना चाहिए। वह बेहद व्याकुल लग रहा था और उसका मोटा छोटा शरीर कांप रहा था। रोना बंद करो, मेंघाओ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जरा सोचो, यहाँ हालात इतने बुरे नहीं हैं। हम अमर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चले तो कितने लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। मैं दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता, उसने जवाब दिया। मेरी शादी तय हो चुकी है और सगाई के तोहफे भेजे जा चुके हैं। मेरी बेचारी खूबसूरत औरत ने मुझसे शादी भी नहीं की है, फिर भी विधवा हो चुकी है। जितना ज्यादा वह रोता, उतना ही ज्यादा उसका दिल टूटता जाता। मेंघाओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। यह मोटा किशोर अभी जवान है, उसने मन ही मन सोचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे पत्नी देने का वादा किया गया है, फिर भी उसने कभी किसी औरत के हाथ का स्पर्श भी महसूस नहीं किया। वह भावुक होकर आहें भरने लगा, यह सोचकर कि अमीर होना कितना अद्भुत होगा। इस मोटे किशोर का परिवार इतना अमीर है कि उसे कभी खाने पड़े की चिंता नहीं करनी पड़ती। और फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। पिछले साल अपना पुश्तैनी घर बेचने के बाद भी मुझे स्टीवर्ट झो का बहुत सारा पैसा देना बाकी है। उसके कर्ज के बारे में सोचकर उसे हंसी आ गई। अब जब वह यहाँ आ गया है, अगर झो में हिम्मत हो तो वह पैसे के लिए उसका पीछा कर सकता है। अगर नहीं तो मेंघाओ के जाने तक वह मर चुका होगा। जितना ज्यादा वह इस जगह के बारे में सोचता, उतना ही उसे अच्छा लगता। उसे पैसे रहने खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे सैकड़ों सोने के सिक्कों के बराबर का भुगतान भी मिला, और वह भी तब जब उसने काम शुरू भी नहीं किया था। यह देखते हुए कि यह अमर प्राणियों का निवास स्थान था, यह सचमुच कहा जा सकता था कि उसे अप्रत्याशित रूप से एक विकट परिस्थिति से बचा लिया गया था। मोटे किशोर का रोना उसे परेशान करने लगा था। उसकी उपेक्षा करते हुए उसने भांग के वस्त्र से पुस्तिका निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। पहले पृष्ठ की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसे गहरा सदमा लगा। किसी व्यक्ति के पास भरोसा करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अगर आप एक नश्वर हैं जो धन और उपाधियों की इच्छा रखते हैं, अगर आप एक साधक हैं जो चिंतामुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरे रिलायंस संप्रदाय में शामिल हो जाइए। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यह पुस्तिका का परिचय था और उस पर रिलायंस के कुलपति के हस्ताक्षर थे। हालांकि यह केवल कुछ ही शब्द थे, फिर भी वे एक अवर्णनीय शक्ति से भरे हुए थे। यह रिलायंस संप्रदाय का एक निमंत्रण और विवरण दोनों था। मेंघाओ स्तब्ध रह गया और फिर अचानक सब कुछ समझ में आ गया। रिलायंस संप्रदाय, क्या संप्रदाय का यही अर्थ है?
लोगों को भरोसा करने के लिए कुछ न कुछ जरूर ढूंढना चाहिए। जब उन्हें रिलायंस संप्रदाय मिल जाएगा तब वे धनवान, शक्तिशाली और चिंतामुक्त हो जाएंगे। यह बात अब और भी ज्यादा समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसके पास भरोसा करने के लिए कोई अधिकारी होता तो वह लगातार 3 बार परीक्षा में फेल नहीं होता। उसने आह भरी और पैट्रियार्क रिलायंस के प्रति उसका सम्मान बढ़ता गया, जिनसे वह असल में कभी मिला ही नहीं था। उस एक वाक्य से मानो उसके जीवन का एक द्वार अचानक खुल गया हो। दूसरे शब्दों में, मुझे यहाँ रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। अगर मैं ऐसा कर लूं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वह मैनुअल पलटता गया, उसकी आंखें चमकने लगीं। जल्द ही उसे समय का पता ही नहीं चला और उसने अपने बगल में रो रहे मोटे किशोर पर ध्यान भी नहीं दिया। आखिरकार लगभग आधी रात को मोटा किशोर रो रो कर सो गया और उसके खर्राटे कमरे में बिजली की तरह गूंजने लगे। मेंग हाओ ने अनिच्छा से मैनुअल बंद कर दिया। हालांकि वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, उसकी आंखें जोश और उत्साह से भरी थीं। यह किताब 100 स्वर्ण की नहीं बल्कि 1000 स्वर्ण की है, उसने मन ही मन कहा। जिसने हमेशा एक अमीर अधिकारी बनने का सपना देखा था, उसके लिए 1000 स्वर्ण की कोई चीज उसकी जान के अलावा किसी भी चीज से ज्यादा कीमती थी। उत्साह में उसने देखा कि मोटे किशोर के खर्राटे बंद हो गए थे। उसने देखा और पाया कि वह युवक बिस्तर पर उठकर बैठ गया था और अपनी बाहें हिला रहा था और बुदबुदा रहा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी मंटू चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। मेरी पत्नी को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलते बोलते वह बिस्तर से उतर गया। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और वह गुस्से से मुट्ठियां लहरा रहा था। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसने मेज पकड़ी और कोने को अपने मुंह से जोर से काट लिया, जिससे एक गहरा निशान बन गया। फिर वह वापस सो गया और खर्राटे लेने लगा। मेंग हाओ ने उसे कुछ देर तक देखा, बस यह पुष्टि करने के लिए कि वह अभी नींद में चल रहा था। फिर उसने काटने के निशान की ओर देखा, यह समझते हुए कि उसे सोते हुए उस मोटे किशोर को कभी नहीं उकसाना चाहिए। वह उससे थोड़ा दूर हुआ, फिर उत्साहित होकर फिर से मैनुअल की ओर देखा। क्यूई संघनन का 9वां स्तर अमर होने का मार्ग है। उनके लिए काम करके मेरे पास खुद अमर बनने का मौका है। यह सबसे बड़ा संभव भुगतान है। अगर मैं अमर बन गया तो मेरे पास अमीर बनने का मौका जरूर होगा। मेंग हाओ ने मैनुअल को पकड़ लिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। आखिरकार उसे परीक्षाओं की तैयारी के अलावा एक और रास्ता मिल गया था। उसी समय दरवाजा जोर से खुला और जोर से हरम्फ की आवाज आई।